What's up everyone? Welcome back to the channel. Guys, मुझे पूरी उम्मीद है आपने दो पार्ट्स इसके बहुत अच्छे से देखे होंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने एग्रीगेट डिमांड की बात करी थी, दूसरे पार्ट में हमने एग्रीगेट सप्लाई, कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन को समझा था। अभी हम इस पार्ट में और डिटेल में जाएंगे, कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन को एमपीसी से शुरू करने वाले हैं और फिर पूरा अच्छे से चैप्टर को समाप्त करेंगे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं और देखते हैं इस चैप्टर में अब हमारे पास क्या क्या बचा है। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। शुरू करते हैं बच्चों जी, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एमपीसी। मैंने आपको यहीं से चीजें कराने को बोला था। देखो सबसे पहला पॉइंट बोल रहा है द वैल्यू ऑफ एमपीसी वेरीज बिटवीन 0 and 1। एमपीसी का वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में रहेगा। सर ऐसा क्यों है? एमपीसी हमेशा 0 से 1 के बीच में ही क्यों रहेगा? देखो बच्चों एक बात बताओ, एमपीसी का क्या फॉर्मूला होता है? डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, यही होता है ना। अब अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो सोचो कि मेरी इनकम पहले 100 थी तो उस पे कंजम्पशन मेरा 70 था, ठीक है। अब मेरी इनकम 100 से बढ़ के 200 हो गई है, तो मेरा जो चेंज इन इनकम है वो 100 है, यानी 100 रुपीज की इनकम मेरी सीधी सीधी क्या हो गई है? बढ़ गई है, राइट। अब मेरे पास 100 रुपए एक्स्ट्रा है, मेरे पास 100 रुपए एक्स्ट्रा है, तो मेरे पास क्या ऑप्शन है बच्चों? सोचो मेरे पास क्या क्या ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है कि मैं ये 100 के 100 पूरे खर्च कर दूं। जैसे ही मेरी इनकम 100 रुपए से बढ़ी, मैं खर्चा भी 100 से बढ़ा दूं, यानी पहला मेरा खर्चा भी अब 170 हो गया। तो चेंज इन इनकम 100, तो चेंज इन कंजम्पशन भी 100, यानी मैंने 100 रुपए एडिशनल कमाए थे, एडिशनल ही खर्च कर दिए, तो ये वैल्यू 1 आ जाती है। भाई अगर एडिशनल 100 बढ़े हैं, उससे ज्यादा तो खर्च नहीं कर सकता। मेरी इनकम ही 100 रुपए से बढ़ी है, तो खर्च भी 100 रुपए से ही कर सकता हूं मैक्सिमम, है ना। या फिर एक ऑप्शन मेरे पास ये है कि भैया मेरे पास इनकम मेरी 100 रुपए से चेंज हुई, इनकम मेरी 100 रुपए से चेंज हुई, लेकिन मेरा खर्चा अभी भी 70 ही है। मैंने कुछ भी खर्च ही नहीं करा एक्स्ट्रा। मैंने बोला यार पहले मेरा खर्चा बढ़िया चल रहा था, 70 रुपए में मेरा घर बढ़िया चल रहा था। इनकम बढ़ने का मतलब ये थोड़ी ना कि मैं खर्चा बढ़ाऊं। मैंने 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया, 100 के 100 सेव कर लिए, बिल्कुल 100 के 100 सेव कर लिए, यानी कि चेंज इन कंजम्पशन 0। मैंने कंजम्पशन में चेंज ही नहीं करा, तो ये 0 हो गया, राइट। अब बीच में मैं थोड़ा बहुत 10, 20, 30, 40, 50 का चेंज कर सकता हूं, तो वो इसके बीच में वैल्यू आएगी 0.4, 0.2, 0.3, 0.5, कुछ भी वैल्यू आ सकती है, वो आपको पता है। तो एक्सट्रीम वैल्यूज क्या है? अगर मैं सारा का सारा खर्च कर दूं, यानी कि चेंज इन कंजम्पशन बराबर चेंज इन इनकम, वैल्यू 1 आ जाएगी। अगर मैं कुछ भी चेंज ही ना करूं, चेंज इन कंजम्पशन को 0 रख दूं, वैल्यू 0 आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? और बीच में करता रहूं 70 का 80, 70 का 90, 70 का 100, तो 10, 20, 30 का चेंज आता रहेगा। तो एक्सट्रीम वैल्यूज क्या हैं? एमपीसी हमेशा 0 मिनिमम और मैक्सिमम 1। तो ऑलवेज रिमेंबर एमपीसी हमेशा 0 से 1 के बीच में ही घूमेगा, ठीक है। सेम विद एमपीएस, एमपीएस के साथ भी सेम ही है। भाई तुमने 100 रुपए एक्स्ट्रा कमाए हैं, तो तुम या तो 100 के 100 सेव कर सकते हो, पूरे 100 के 100 सेव हो गए, तो जितना चेंज इन इनकम उतना चेंज इन सेविंग, एमपीएस 1 आ गया। या फिर तुम सारा खर्च कर दो, तो तुमने एडिशनल 1 रुपया भी सेव नहीं करा, चेंज इन सेविंग 0 हो गया। तो उस सिनेरियो में क्या आप देख रहे हो? चेंजेस देख रहे हो? एमपीएस भी 0 से 1 के बीच में घूमेगा, वो भी अभी तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा, ठीक है। फिलहाल एमपीसी की बात करूं अगर, तो एमपीसी हमेशा 0 से 1 के बीच में ही रहने वाला है। वी नो दैट इंक्रीमेंटल इंक्रीज इन इनकम, यानी जितनी भी इनकम बढ़ेगी, इज ईदर स्पेंड ऑन कंजम्पशन, या तो आप कंज्यूम करोगे या सेव कर लोगे फ्यूचर के लिए। अगर एंटायर इनकम आपने कंज्यूम कर ली तो एमपीसी 1 हो जाएगा, सारी सेव कर ली तो एमपीसी 0 हो जाएगा, राइट। तो 0 से 1 के बीच में एमपीसी रहेगा। एमपीसी ऑफ पुअर इज मोर देन दैट ऑफ रिच, गरीब का एमपीसी हमेशा ज्यादा होगा बच्चों। क्यों? क्योंकि गरीब की ख्वाहिशें नहीं पूरी होती यार। गरीब की जब इनकम बढ़ती है तो वो अपनी ख्वाहिशें पूरी करने की कोशिश करता है। पहले मैं अच्छी बाइक लूं, मैं अच्छी गाड़ी
कपड़े लूँ, अच्छा मोबाइल लूँ, अच्छा घर बनाऊँ, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाऊँ, अपनी वाइफ को अच्छा सामान लेके दूँ, तो सारी चीज़ें। एक पुअर का एमपीसी हमेशा ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू रिच। रिच ऑलरेडी वो सब इंजॉय कर रहा है, उसको फर्क ही नहीं पड़ता। तो देखो क्या लिखा हुआ है, इट हैपन्स बिकॉज पुअर पीपल spend a greater percentage of their income on consumption as most of their needs remain unsatisfied. रिच को फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है, इसीलिए बोलते हैं डेवलपिंग कंट्रीज का एमपीसी भी ज्यादा होता है, राइट। अच्छा, आगे लिखा हुआ है एमपीसी फॉल्स विद सक्सेसिव इंक्रीज इन इनकम। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती चली जाएगी तो एमपीसी गिरने लगेगा। देखो यहाँ पे तो हमने कांस्टेंट लिया हुआ है, राइट, क्योंकि हमने चेंज ही 80-80 से किया था, लेकिन जब ख्वाहिशें पूरी होती चली जाती है तो फिर गिरता चला जाता है ना, खर्चा कम होता चला जाता है, राइट। ये भी आपको पता होना चाहिए बच्चों। अब आ रहा है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन एपीसी एंड एमपीसी। ये तो ऑलरेडी हमने बहुत चर्चा कर ली। एपीसी रेशो है सी अपॉन वाई का, एमपीसी रेशो है डेल्टा सी डेल्टा वाई का। तो एपीसी इज सी टू वाई, एमपीसी इज डेल्टा सी टू डेल्टा वाई। उसके बाद एपीसी कैन बी मोर देन वन, ये मोर देन वन हो सकता है। एमपीसी का तो मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, तो ये मोर देन 1 कभी नहीं होगा। रिस्पॉन्स टू चेंज इन इनकम, जब इनकम बढ़ता है तो एपीसी गिरता है, लेकिन धीरे धीरे गिरता है। और वहां पे लिखा हुआ है जब इनकम बढ़ता है तो एमपीसी भी गिरता है, लेकिन वो ज्यादा तेजी से गिरता है, क्योंकि एडिशनल में चेंज ज्यादा आता है, एक रिजिड वैल्यू में चेंज कम आता है हमेशा। ओके, एपीसी का फॉर्मूला सी अपॉन वाई, एमपीसी का फॉर्मूला डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई। डिफरेंस जनरली कम पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी पता होना चाहिए, ठीक है। अब सेविंग फंक्शन पे आ जाओ। सर ये भी हमने पढ़ लिया था। सेविंग फंक्शन में हमारे पास प्रोपेंसिटी टू सेव, ठीक है, ये क्या है, इट इज द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन सेविंग एंड इनकम, ठीक है। यही वाला टेबल मैंने आपको पढ़ा के दिखाया था, यही वाला हमने कर्व बनाया था। ब्रेक इवन पॉइंट कहां पे होगा, जहां सेविंग 0 होगा, पहले डिस सेविंग बाद में सेविंग। ओके, चलो इसका भी स्क्रीनशॉट लो। इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन इस कर्व के बारे में। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सेविंग कर्व, सेविंग कर्व कहां से शुरू होता है बच्चों, सेविंग कर्व नेगेटिव से शुरू होता है। नेगेटिव का मतलब नीचे से शुरू होगा, कब, पॉजिटिव से शुरू नहीं होता। क्यों, बिकॉज ऑफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन। भाई 0 पे अगर 40 का कंजम्पशन होगा तो कहां से आ रहा है वो पैसा, प्रीवियस सेविंग से आ रहा है, ठीक है। तो सेविंग कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट एस ऑन द वाई एक्सिस, इंडिकेटिंग दैट देयर इज नेगेटिव सेविंग्स। ब्रेक इवन पॉइंट कब होगा, जब सेविंग 0 होगा। सेविंग कर्व का स्लोप कैसा है, पॉजिटिव है, क्योंकि जैसे जैसे इनकम बढ़ता है सेविंग भी बढ़ता चला जाता है। पॉजिटिव सेविंग, ब्रेक इवन पॉइंट के बाद सेविंग पॉजिटिव रहती है, ठीक है सर। टाइप्स ऑफ प्रोपेंसिटी टू सेव, ये भी हमने डिस्कस कर लिया, एपीएस एमपीएस। एपीएस क्या है, द रेशो ऑफ सेविंग्स टू इनकम। जैसे एपीसी क्या था, द रेशो ऑफ कंजम्पशन टू इनकम, राइट। चलो सर, एक्सप्लेनेशन इसकी देखो, सीधी सीधी सी बात है, वही 0 100 200 ये सेविंग्स है। हर लेवल पे एस अपॉन वाई एस अपॉन वाई एस अपॉन वाई करते रहो, आपका एपीएस आ जाएगा, ठीक है। इसके कर्व्स की हमें जरूरत नहीं है, ऑलराइट, बट फिर भी जब मैं आपको बाद में रिवीजन कराऊंगा तो ये भी करा दूंगा, अभी जरूरत नहीं है कर्व्स की, चिंता मत करो। ओके, चलो एपीएस के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स बच्चों। एपीएस कैन बी 0। अब देखो फिर से वही बात, क्या नेगेटिव हो सकता है, 1 हो सकता है, मोर देन 1 हो सकता है, 0 हो सकता है। आओ चेक करते हैं, एपीएस की बात कर लेते हैं सर। एपीएस, क्या ये 0 हो सकता है, क्या एपीएस 0 हो सकता है, क्या एपीएस 1 हो सकता है, क्या एपीएस ग्रेटर देन 1 हो सकता है, क्या एपीएस लेस देन 1 हो सकता है। ये सारी चीजें हमारे दिमाग में आती हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब एपीएस का फॉर्मूला है एस अपॉन वाई। वाई को फिर से मैं 100 एज्यूम कर रहा हूं, ठीक है। सबसे पहले 0 होने के लिए सेविंग का 0 होना जरूरी है। क्या सेविंग कभी 0 होती है, बिल्कुल होती है सर। जितना इनकम है उतना ही कंजम्पशन कर लो, इनकम बराबर कंजम्पशन, सेविंग 0 हो गया ना, सेविंग 0 है ना। तो सेविंग 0 कहां पे होता है, एपीएस 0 होता है एट ब्रेक इवन पॉइंट। क्यों, क्योंकि यहां पे सेविंग 0 होता है ना। क्या एपीएस 1 हो सकता है, 1 होने के लिए जितना आपने कमाया सारा सेव करना पड़ेगा। क्या ऐसा कभी होगा कि 100 रुपए कमाए और 100 के 100 सेव कर लिए, यानी खर्चा है ही नहीं, 0 खर्चा, देयर इज नो कंजम्पशन, मेरा कोई खर्चा ही नहीं है, ऐसा कभी होगा,
ऐसा तो नहीं हो सकता सर, दिस इज नॉट पॉसिबल, ये तो पॉसिबल नहीं है, तो ये तो नहीं चलेगा, नो ये कभी नहीं होगा। एपीएस 1 नहीं हो सकता कभी भी। क्या ग्रेटर देन 1 हो सकता है? भाई जब 1 ही नहीं हुआ तो ग्रेटर देन 1 कैसे हो जाएगा? ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं होगा। क्या लेस देन 1 होगा? लेस देन 1 तो चलता है, लेस देन 1 तो चलता ही है, ये हो सकता है, यस ये डेफिनेटली चलता है, राइट ठीक है। आओ जी चेक करें। एपीएस कैन बी जीरो, जीरो कहां पे होता है? जब सेविंग जीरो हो। एपीएस कैन बी नेगेटिव और लेस देन 1, लेस देन 1 तो चलता ही है और नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव कब होता है? जब नेगेटिव सेविंग्स हो, जैसे जीरो लेवल ऑफ इनकम पे नेगेटिव सेविंग थी ना, जैसे शुरू में बिल्कुल 100 इनकम पे 120 का कंजम्पशन था, तो -20 का सेविंग्स ही तो आएगा वो, ठीक है। एपीएस कैन नेवर बी 1 और मोर देन 1, ना 1 होगा ना ही मोर देन 1 होगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है एपीएस राइजेस विद इंक्रीज इन इनकम, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी तो सीधी सी बात है कि सेविंग भी बढ़ेगी तो एपीएस भी बढ़ेगा, ठीक है। ले लो बच्चों इसका भी स्क्रीनशॉट। इसके बाद एमपीएस की बात हो गई। एमपीएस क्या है? डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, चेंज इन सेविंग टू चेंज इन इनकम। देन इसका भी टेबल देखना है, बस आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी कर्व पे, सिर्फ टेबल। ओके डन सर। एमपीएस भी मैंने आपको बताया था 0 से 1 के बीच में रहता है। सर क्यों? क्योंकि देखो एडिशनल इनकम 100 रुपए की है, या तो इंसान सारा खर्च कर लेगा, सारा खर्च कर लेता है तो सेविंग 0 हो जाता है तो एमपीएस 0 हो जाता है, सारा सेव कर लेगा तो फिर वो 1 हो जाएगा, है ना। तो ये भी 0 से 1 के बीच में ही रहने वाला है। तो चाहे एमपीसी हो चाहे एमपीएस हो, इनकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में रहती है, ठीक है जी। कंपैरिजन बिटवीन एपीएस एमपीएस, पहले एपीएस का फुल फॉर्म हो गया, एमपीएस का फुल फॉर्म हो गया, मीनिंग हो गया एक S2Y एक डेल्टा S2 डेल्टा Y। वैल्यू लेस देन 0 हो सकती है, नहीं हो सकती है, आप जानते हो। एमपीएस तो 0 से 1 के बीच में रहेगा, 0 से नीचे नहीं जाएगा। एपीएस हो सकता है, फिर फॉर्मूला आ गया। इसके बाद बच्चों रिलेशनशिप्स, ये भी मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। क्या रिलेशनशिप होती है एपीसी एपीएस में और एमपीसी एमपीएस में? रिलेशनशिप सीधी सी है कि दोनों का ही सम कितना होगा? 1 होगा बेटा जी, ठीक है डन हो गया। चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है बच्चों हमारे पास इन्वेस्टमेंट फंक्शन। सर अब ये इन्वेस्टमेंट फंक्शन क्या आ गया? अभी तो हमने कंजम्पशन फंक्शन सेविंग फंक्शन पढ़ा था, वही है बच्चों। जैसे कंजम्पशन का रिश्ता क्या कहलाता है इनकम के साथ, जैसे सेविंग का रिश्ता क्या कहलाता है इनकम के साथ, वैसे ही इन्वेस्टमेंट का रिश्ता क्या कहलाता है इनकम के साथ, इसको हम इन्वेस्टमेंट फंक्शन बोलते हैं। द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड इनकम, कितनी इनकम से कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है, उसको हम इन्वेस्टमेंट फंक्शन बोलते हैं। अब इन्वेस्टमेंट फंक्शन में ना बच्चों 2 प्रकार की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, 2 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। एक होती है बच्चे इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, एक होती है ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। ऑटोनॉमस का मतलब होता है जिसमें आपको प्रॉफिट मोटिव से कोई मतलब नहीं है। भाई नॉर्मली लोग इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं? कि पैसा कमाएंगे, इसीलिए करते हैं। बट ऑटोनॉमस होता है सोशल वेलफेयर के लिए, कि मुझे समाज की सेवा करनी है, मुझे समाज के बारे में सोचना है, मुझे देख के चलना है कि कहीं पे भी कोई फर्क ना पड़े, प्रॉफिट मेरे दिमाग में कभी ना आए। जो गवर्नमेंट करती है, सरकार जितनी भी इन्वेस्टमेंट करती है सोशल वेलफेयर को दिमाग में रखते हुए करती है, तो उसको हम ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। कि मेरी इनकम चाहे 20 हो चाहे 40 हो चाहे 60 हो, मुझे अगर इन्वेस्टमेंट 20 की करनी है तो इन्वेस्टमेंट 20 की ही रहने वाली है, सेम रहेगी। यानी कि इनकम चाहे कितनी भी ऊपर नीचे होती रहे, 20 हो जाए 40 हो जाए 60 हो जाए कुछ भी हो, इधर मैंने इनकम ले ली, इधर मैं इन्वेस्टमेंट ले रहा हूँ 20 40 60, इनकम लेता हूँ 100 200 300, तो चाहे मेरी इनकम 20 रुपए हो तब भी इन्वेस्टमेंट 20, चाहे 40 रुपए हो चाहे 60 रुपए हो चाहे 100 रुपए हो चाहे 200 रुपए हो चाहे 500 रुपए हो, इन्वेस्टमेंट रिजिड है एक ही जगह पे, एक ही जगह पे इन्वेस्टमेंट रिजिड है। इसको बोलते हैं ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? ऑटोनॉमस इन्वेस्टमेंट। जैसे मैंने एडी के केस में भी C+I को सेम लिया था ना 2020, तो हमने वहां पे एज्यूम किया था वो ऑटोनॉमस, एक्चुअल में ऑटोनॉमस होता नहीं है, सिंप्लिसिटी के लिए हमने एज्यूम किया था। तो ऑटोनॉमस क्या है? जो फिक्स्ड रहे। इंड्यूस क्या होती है? जो इनकम के साथ बढ़े,
कि भाई ज्यादा पैसा कमा रहे हैं और इन्वेस्ट करो, ज्यादा पैसा कमा रहे हैं और इन्वेस्ट करो, ज्यादा पैसा कमा रहे हैं और इन्वेस्ट करो। ये कौन करते हैं? हाउस होल्ड्स करते हैं। ये लोग पैसा कमाने के लिए, प्राइवेट सेक्टर करता है, राइट। तो जैसे इनकम 20 है, इन्वेस्टमेंट 20 है, इनकम 60 हो गई, इन्वेस्टमेंट 40 हो गई, इनकम 100 हो गई, इन्वेस्टमेंट 60 हो गई। तो जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है वैसे वैसे इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रही है। जैसे मैंने बोला इनकम 20, 40, 60, 80, 100, ये इनकम हो गया। इन्वेस्टमेंट 20, 40, 60, है ना। तो देखो जब इनकम मेरी 20 थी तो इन्वेस्टमेंट भी 20 थी। इनकम 60 हो गई तो इन्वेस्टमेंट 40 हो गई। इनकम 100 हो गई तो इन्वेस्टमेंट 60 हो गई। तो देखो ये ऊपर की तरफ जा रहा है इन्वेस्टमेंट का कर्व। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट, जो प्रॉफिट मोटिव से जिसको फर्क पड़ता है। तो ध्यान रखना, जिसको प्रॉफिट मोटिव से फर्क नहीं पड़ता ऑटोनॉमस, जो प्रॉफिट मोटिव पे डिपेंडेंट होती है इंड्यूस्ड। ये कौन करेगा? गवर्नमेंट। ये कौन करेगा? हाउस होल्ड, प्राइवेट सेक्टर। इसका कर्व स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसका कर्व अपवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट। देखो, इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू एक्सपेंडिचर ऑन क्रिएशन ऑफ न्यू एसेट्स। इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व्स एडिशन टू फिजिकल कैपिटल, चेंज इन इन्वेंट्री। ठीक है, बिल्डिंग पे, मशीनरी पे, इक्विपमेंट पे, रॉ मटेरियल पे जितना भी खर्चा हो रहा है सब इन्वेस्टमेंट में आ जाता है। आगे देखो क्या लिखा हुआ है। इन्वेस्टमेंट दो तरीके की होगी, इंड्यूस्ड और ऑटोनॉमस। इंड्यूस्ड कौन सी है? द इन्वेस्टमेंट विच डिपेंड्स ऑन प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस। प्रॉफिट से फर्क पड़ता है और डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होती है इनकम लेवल से। जितनी ज्यादा इनकम बढ़ेगी, इनकम इतनी थी तो इन्वेस्टमेंट इतनी थी, इनकम बढ़ गई तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गई ऊपर की तरफ। इनकम बढ़ने से इन्वेस्टमेंट बढ़े, इसको हम इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। अच्छा सर, ऑटोनॉमस क्या है? देखो इसको फर्क ही नहीं पड़ता। इट इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंजेस इन द लेवल ऑफ इनकम। इसको प्रॉफिट मोटिव से फर्क नहीं पड़ता, जनरली मेड बाय गवर्नमेंट, जनरली सरकार करती है इसको। ठीक है, परफेक्ट। डिफरेंस चेक करो जल्दी से, फटाफट से इसका डिफरेंस क्या क्या दिया हुआ है। इंड्यूस इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट मोटिव के लिए होगी, ऑटोनॉमस सोशल वेलफेयर के लिए होगा, है ना भाई। एक प्रॉफिट मोटिव के लिए, एक सोशल वेलफेयर के लिए। ये इनकम इलास्टिक है, जैसे ये इलास्टिक है, खींचूंगा तो खिंचता है कपड़ा। इलास्टिक का मतलब जो चेंज हो जाए इजिली। तो ये इनकम के साथ चेंज होगा, ये इनकम के साथ चेंज नहीं होगा। ये अपवर्ड स्लोपिंग होता है बेटा, ऊपर की तरफ इनकम बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा। ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, ये प्राइवेट सेक्टर करता है, वो गवर्नमेंट सेक्टर करता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट इन्वेस्टमेंट्स। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है। अब ये जितने भी टॉपिक्स इसमें चल रहे हैं ये सब बस पार्ट ऑफ चैप्टर हैं तो कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट सब हो गया, एडी, एएस, कंजम्पशन फंक्शन, सेविंग फंक्शन, वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस चैप्टर से। ठीक है, एक टॉपिक और बचा है, वो भी करते हैं। पहले इसका स्क्रीनशॉट लो, खत्म चैप्टर। अब बच्चों हमारे पास दो छोटे छोटे टॉपिक्स आ रहे हैं, एक्स एंड एंड एक्स पोस्ट। एक्स एंड एंड एक्स पोस्ट सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है सर, ये एक्स एंड और एक्स पोस्ट सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट क्या होता है? बच्चों देखो, एंड का मतलब होता है प्लान्ड, पोस्ट का मतलब होता है एक्चुअल। सपोज मैंने प्लान करा कि मेरे पास 50,000 रुपए की सेविंग होनी चाहिए, मैंने प्लान करा, दिस इज एक्स एंड, और मेरे पास सेविंग हो गई 45,000 रुपीज की एक्चुअल, दैट इज पोस्ट। तो एंड का मतलब है कि कितना तुम प्लान कर रहे हो सेव करने के लिए, वो एक्स एंड सेविंग है। कितना एक्चुअल में हुआ, एक्स पोस्ट सेविंग। कितना तुम प्लान कर रहे हो इन्वेस्ट करने के लिए, एक्स एंड इन्वेस्टमेंट। कितना एक्चुअल में हुआ, एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट। तो मतलब समझ लो, एंड मींस प्लान, पोस्ट मींस एक्चुअल। ठीक है, देखो एक्स एंड इज द प्लान्ड और एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्स पोस्ट इज द एक्चुअल और रियलाइज्ड वैल्यूज। ठीक है, एक्स एंड सेविंग्स और एक्स एंड इन्वेस्टमेंट क्या होगा? द अमाउंट ऑफ सेविंग्स विच हाउस होल्ड प्लान्स टू सेव, द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स विच फर्म्स प्लान्स टू इन्वेस्ट। तो जो आप प्लान कर रहे हो उसको एक्स एंड सेविंग या एक्स एंड इन्वेस्टमेंट बोल देते हैं। ठीक है, और एक्स पोस्ट क्या होगा? द एक्चुअल सेविंग इन एन इकोनॉमी, द एक्चुअल इन्वेस्टमेंट इन एन इकोनॉमी। ये एक्चुअलिटी है, पहले वाला एक प्लान था बस कि इतना होना चाहिए। ठीक है, चलो सर लास्ट टॉपिक आ रहा है मेरे पास। सर फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? देखो बच्चों, फुल एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट का मतलब काम होना। फुल का मतलब क्या? फुल का मतलब बच्चों पूरी इकोनॉमी में जितने भी लोग एक इकोनॉमी में हैं, ऑल दोज पीपल हु आर विलिंग
एंड एबल टू वर्क। जो विलिंग भी हैं, जो काम करना भी चाहते हैं, दे आर गेटिंग द वर्क। तो अगर ऐसा आ जाए कि एक इकोनॉमी में ऑल दोज पीपल, सिचुएशन वेयर ऑल द पीपल हु आर विलिंग, जो काम करना भी चाहते हैं, जिनमें क्षमता भी है, एबिलिटी भी है, उनको काम मिल रहा है बिना किसी प्रॉब्लम के, विदाउट एनी डिफिकल्टी, ठीक है। लेकिन ये बोला जाता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट का सिचुएशन बहुत ही मुश्किल होता है, ना के बराबर होता है। अगर हो भी गया तब भी दो प्रकार की बेरोजगारी इसमें होगी। कौन कौन सी? फ्रिक्शनल और स्ट्रक्चरल। फ्रिक्शनल कौन सी होती है? द टाइम गैप बिटवीन टू जॉब्स। मैं बोल रहा हूं सबको काम है, मान गया मैं आपकी बात, सबको काम है, लेकिन चिंटू ने एक जॉब स्विच करनी है, 10 तारीख को जॉब छोड़ रहा है, नई 15 तारीख से ज्वाइन करनी है, 5 दिन का गैप आएगा ना। अब ऐसा तो सबके साथ तो ऐसा नहीं होगा कि आज जॉब छोड़ी और कल से आप ज्वाइन कर सकते हो, ऐसा तो नहीं होगा बच्चों। गैप तो आएगा, चाहे 2 दिन का आए, 3 दिन का आए, 5 दिन का आए, 10 दिन का आए। पूरी इकोनॉमी में कोई ना कोई तो ऐसा होगा ना जो विलिंग भी होगा, एबल भी होगा, काम भी मिल रहा होगा, बट वो जब स्विच करेगा तो बीच में गैप आएगा ना, उसको बोलते हैं फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। इट रेफर्स टू टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट which exist during the time where workers leave the job and join the other job. दूसरा स्ट्रक्चरल का मतलब जब कुछ नई चीज आती है इकोनॉमी में, जैसे आजकल एआई आ रहा है, तो जब एक कंपनीज में एआई आएगा तो कंपनीज बोलेगी भाई अपने एम्प्लॉइज को कि पहले एआई सीख के आओ, जब तक नहीं सीखोगे तब तक काम नहीं दे सकते। तो जब तक वो एम्प्लॉइज ट्रेनिंग पे होंगे, जब कुछ नई चीज सीख रहे होंगे, तब तक बेरोजगार होंगे ना। ट्रेनिंग पीरियड में पैसा तो नहीं मिलेगा, सीखना पड़ेगा आपको, उसको हम स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। देखो क्या लिखा है, इट रेफर्स टू अनएम्प्लॉयमेंट इन विच पीपल रिमेन अनएम्प्लॉयड ड्यू टू मिसमैच, क्योंकि डिमांड है स्पेसिफिक टाइप ऑफ वर्कर्स की, एआई वाले चाहिए, और अवेलेबिलिटी है जिनको एआई नहीं आता, तो पहले सीखेंगे ना, इसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक हो गया बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। लास्ट टॉपिक आता है इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट एंड वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट, वॉलेंट्री मतलब मेरी इच्छा से, मैं काम ही नहीं करना चाहता, मेरे पास ऑलरेडी मेरे पिताजी का दिया हुआ बहुत पैसा है, मैं काम नहीं करूंगा, ये क्या है? दिस इज वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट। समझे? वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है? वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जो लोग अपनी इच्छा से ही काम नहीं करना चाहते। अब ऐसा कब होता है? यूजुअली जब आपको पैसा ना मिल रहा हो पूरा, आपको लग रहा है यार मैं डिजर्व करता हूं बेटर पे, लेकिन कम पे मिल रहा है, मैं नहीं करता। कुछ लोग मान जाते हैं कि ठीक है समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कुछ तो मिल रहा है, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं ना 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 ना, हमें तो इतना मिलना चाहिए, इससे कम पे तो मैं काम नहीं करूंगा। तो वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है वहां पे। इनवॉलेंट्री का मतलब क्या है? जॉब ही नहीं है भाई, मिल ही नहीं रहा, मैं बोल रहा हूं किसी भी पैसे पे काम करने को तैयार हूं, मिल नहीं रहा, तो वो इनवॉलेंट्री है। इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अनएम्प्लॉयमेंट इन विच ऑल दोज पीपल्स हु आर विलिंग एंड एबल टू वर्क डू नॉट गेट वर्क, काम नहीं मिल रहा, इसको हम इनवॉलेंट्री बोल देते हैं। ठीक हो गया बच्चों जी? तो ये था हमारा पूरा एडी का चैप्टर एज पर प्लान। चैप्टर नंबर 7 इज ओवर। चैप्टर नंबर 8 को कल खत्म करेंगे 2 पार्ट्स में, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, और आपका पूरा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। कल मिलते हैं, कल चैप्टर नंबर 8 खत्म करेंगे, फिर एक दिन का बीच में ब्रेक है वेडनेसडे को, थर्सडे ऑनवर्ड्स आगे के सारे चैप्टर निपटा देंगे। ठीक है? थैंक यू सो वेरी मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन। आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून। टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग, keep smiling.